प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 पौधों में पोषण। बच्चों, ये चैप्टर जो है हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया है और साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को भी करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो इसके अभ्यास प्रश्नों में हम लोगों ने वैकल्पिक प्रश्न ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति, बच्चों ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और प्रश्न नंबर 3 जो कि मिलान करना है कालम का कालम खा से, ये भी हम इसके जस्ट पहले की वीडियो क्लास में हल कर चुके हैं। साथ ही प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्न जो है हम लोग इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हल कर चुके हैं। और आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों प्रश्न नंबर 5 से। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, अपना काम कंप्लीट नहीं किया है या चैप्टर नहीं समझा है, तो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट है बच्चों, उस पर जा कर के आपको सारे वीडियो मिलेंगे जो कि क्रम से डले हुए हैं और जिनको देख करके आप चैप्टर अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट का भी मज़ा ले सकते हैं और साथ ही बच्चों अपने अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5वां प्रश्न है बच्चों, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करो। तो यहाँ पर है हरे पौधे में किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका हमें बताना है। तो बच्चों, जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, हरी होती हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। और हमें इसके लिए क्या चाहिए, पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए है। साथ ही बच्चों जो है उसके लिए पानी भी चाहिए, तो और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जब ये सारी परिस्थितियाँ साथ में रहती हैं तो पौधे की पत्तियाँ अपना भोजन बनाने का कार्य करती हैं। तो पौधों की पत्तियों, इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों, पौधों की पत्तियों में पर्णहरित नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करता है। पर्णहरित की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं और मिट्टी से जल को अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है। मिट्टी जो है, मिट्टी से जल अवशोषित होकर के पत्तियों तक पहुंचता है और इस प्रकार पत्तियों में जल जो है वो उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूक्ष्म पर्णरंध्रों के द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचती जाती है। और जब सूर्य का प्रकाश बच्चों पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित इन प्रकाश रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर के अपना भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ ही जो है ऑक्सीजन गैस जो है निकलती है, जो कि प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है, जो पर्णरंध्रों के द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया को जो है समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों ये इसका उत्तर इस तरीके से पूरा लिख लीजिएगा। साथ ही जो है यहाँ पर ये समीकरण भी ज़रूर लिख लीजिएगा। यहाँ पर 6CO2 + 6H2O, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पर्णहरित ग्लूकोज बनता है, जिसका फार्मूला होता है बच्चों C6H12O6, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लूकोज। और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है 6O2। तो यहाँ पर बच्चों जो अंक लिखे हैं 6 ऊपर आगे के, ये सारे अंक जो है बैलेंस करने के लिए लगाए गए हैं, ताकि जो है कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या जो है दोनों तरफ समीकरण, जो ये आपकी ये समीकरण बन रहा है, दोनों तरफ बराबर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 6CO2 + 6H2O बनता क्या है, यहाँ पर C6H12O6 + 6H2O, जो कि ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है दूसरा H2O। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो ये उत्तर आप जो है अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक है या नहीं, या इसकी क्यों आवश्यकता है, या अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं हुआ तब क्या पौधे अपना भोजन बना पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों एक प्रयोग भी हम लोगों ने किया था, एक्सपेरिमेंट भी जब चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने करके देखा था। तो इसमें यहाँ पर देखिए 2 ग्लास लेने हैं, चौड़े मुँह वाला ग्लास लेंगे बच्चों, और यहाँ पर जो है दोनों में पानी भर करके हाइड्रिला का जो पौधा है वो बराबर लंबाई का जो है दोनों उसमें ग्लासों में डाल देंगे। एक ग्लास को खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश रहे, और ग्लास बच्चों पानी से भरे होने चाहिए। उसके बाद ही हम उसमें हाइड्रिला का पौधा डालेंगे
और गिलास खुला रखेंगे ताकि उस पर सूर्य का प्रकाश जो है वो मिलता रहे एक गिलास में। और एक गिलास को जो है वो काले कलर की कागज़ से इस प्रकार से ढक देंगे कि जिस पर सूर्य का प्रकाश ना पड़े। दोनों गिलासों को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान में रखेंगे। लगभग 1 घंटे के बाद निरीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि जिस गिलास पर सूर्य का प्रकाश जो है वो पर्याप्त पड़ रहा है उसमें ऑक्सीजन गैस के बुलबुले भी निकल रहे हैं, जो हाइड्रेला की शाखाओं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो है वो बन रही है और निकल रहे हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण जो है में ही अपना भोजन पौधे बना रहे हैं, पत्तियां अपना भोजन बना रही हैं। और जो दूसरा काला गिलास है उसमें उसका जो है काला कलर का जो कागज़ लगा है उसको हटा करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी गैस का बुलबुला दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके कारण इसका क्या कारण है कि इसका कारण यह है कि दूसरा गिलास जो है वो काले कागज़ से ढका हुआ है और इसमें रखी हाइड्रिला पौधे की शाखा को जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल रही है लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पा रही है। ठीक है, इस कारण से बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों ये हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, इसके लिए इस तरीके से आप अपना प्रयोग लिख लीजिएगा फेयर कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रयोग आप अपना लिख लीजिएगा क्योंकि प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके ही बताना है ना। और उसके बाद लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा बच्चों कि अतः स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सूर्य का प्रकाश भी अति आवश्यक है। ठीक है, अब इसके बाद जो है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चित्र भी बना दीजिएगा, चित्र जैसा बुक में बना हुआ है, आपका पेज नंबर 56 पर बना हुआ है चित्र, वैसा ही आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है बच्चों, 7वां प्रश्न है आपका, किसी कीट भक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। वर्णन भी करना है, चित्र वैसे ही आपके किताब में भी बना हुआ है, तो इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर चित्र जो है ये इस तरीके से आप बना सकते हैं। या इसमें जो है गठपर्णी का चित्र है। ठीक है, कीट भक्षी पौधा है तो यहाँ पे हमने उस पौधे को किस पौधे को लिया है, गठपर्णी को। तो यहाँ पर चित्र बना दीजिएगा। इसके बाद जो है उसके बारे में भी वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है वो आप वर्णन करते हुए लिखिएगा कि गठपर्णी जो है वो क्या है, एक कीट भक्षी पौधा होता है। ठीक है, और एक जो कीट भक्षी पौधा होता है और यह मुख्यतः जो है दलदली या अधिक नम स्थानों में उगता है। पौधे तंतु के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और तंतुओं के सिरे वाला भाग घड़े के आकार जैसा होता है। घड़े के मुख के ऊपर एक और ढक्कन लगा होता है और इसका किनारा अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है और मुख्य द्वार पर बहुत सी मुख द्वार पर बहुत सी मधु ग्रंथियाँ होती हैं। अंदर जो है चमकदार ढक्कन में जो है जो रोए होते हैं और उसमें जो रोए होते हैं रोम छिद्र होते हैं। तो यहाँ पर कीट जब उड़ते हुए इस पर आता है तो उसके अंदर घुस जाता है, गिर जाता है। इसके बाद जो है फिसलते हुए अंदर चला जाता है और जो उसका ढक्कन होता है वो बंद हो जाता है और फिर कीड़े को जो है वो पचा लिया जाता है। तो ये जो पाचक रस है उसके द्वारा कीड़े को पचा लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कीट भक्षी पौधे का वर्णन है। तो इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। तो ये बच्चों आज चैप्टर यहीं पर हमारा समाप्त हुआ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही और आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।